ओके, सो हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये चैप्टर स्टार्ट किया है। सो फार व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हमने ये डिफाइन किया था। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब होता है जो वेव कंटिन्यूसली एक गिवन डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, और हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल वेव मतलब जिस वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मटेरियल मीडियम जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे मैंने रस्सी लिया हुआ है, स्ट्रिंग, एंड देन वी आर गिविंग इट अ जर्क। हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं और एक वेव जनरेट हो रहा है। दिस इज अ मैकेनिकल वेव, क्योंकि ये जो वेव है इट हैज अ मीडियम। तो जो स्ट्रिंग है दैट इज अ मीडियम बेसिकली। ओके, so you need to know this. Mechanical waves are waves which need medium for their transfer. Secondly, the thing is, हमने इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स लाइक व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो प्रोग्रेसिव वेव मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, द वेव विच ट्रैवल्स कंटिन्यूअसली इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। देन व्हाई डू वी कॉल इट एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? क्योंकि मीडियम का हर एक पार्टिकल, मतलब ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, दिस इज आवर मीडियम, और ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जब हमने वेव जनरेट नहीं किया, मतलब हमने मीडियम में डिस्टरबेंस नहीं लाया तब, राइट। तो जब हमने मीडियम को डिस्टर्ब किया तो हर एक पार्टिकल, मतलब इस स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल, इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसलिए हम उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, बिकॉज इट इज अ प्रोग्रेसिव वेव, इट इज ट्रैवलिंग इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, and the particle, each particle of the medium is performing simple harmonic motion. That's why it is called as simple harmonic progressive wave. तो हमने स्टार्ट किया था by taking one particle at origin, और जो particle origin पे है, it is starting its motion from mean position, मतलब y is equal to a sin omega t लिखेंगे हम लोग। फिर हमने दूसरा पार्टिकल लिया था a पार्टिकल, which is at a distance of a, या फिर b पार्टिकल बोलो, because a will be reserved for amplitude, और यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, कैपिटल A will be amplitude। मैं एक पार्टिकल लेता हूँ B, जिसका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है x फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब मीन पोजीशन में जो पार्टिकल है और B पे जो पार्टिकल है, इन दोनों का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो x है बेसिकली, राइट। तो देयर इज अ फेज लैग। क्यों? क्योंकि देखो, जब मीन पोजीशन का पार्टिकल, ओरिजिन का पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे है, तब B का पार्टिकल, इट इज नॉट एट मीन पोजीशन, इट इज वाइब्रेटिंग, बट इसका वाइब्रेशन जो है वो नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब मीन के लेफ्ट में, मतलब देयर इज अ फेज लैग। तो बी पे जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, और बाय द वे मैं यहाँ पे टाइम प्लॉट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे मैं वाई प्लॉट कर रहा हूँ। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में x इक्वल टू ए sin ओमेगा t लिखा था, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन जो था, ऑसिलेशन जो था, वो अलोंग एक्स एक्सिस था। यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो मैं y इक्वल टू ए sin ओमेगा t लिख रहा हूँ। ये y इक्वल टू ए sin ओमेगा t, इट इज फॉर पार्टिकल एट ओरिजिन। बट जो पार्टिकल b पे है, यू कैन सी b पे जो पार्टिकल है, डिस्टेंस x है जिसका, राइट, इट इज समवेयर हियर। so it is not at mean position, so there is a phase lag। और क्योंकि वो मीन के लेफ्ट में है, या फिर यहाँ बोल सकते हो हम डाउन है यहाँ पे y कंपैरेटिवली, इट इज अलोंग नेगेटिव y, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर पार्टिकल b, फॉर पार्टिकल b डिस्प्लेसमेंट y is a sin omega t minus delta, the delta is phase lag of phase difference between o and b, right, where delta was phase lag or phase difference phase difference of
particle at B with respect to particle at O. Correct? Right. Then मैंने आपको बताया था कि फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस क्या होता है. मैं वापस क्विकली रिपीट करता हूँ. व्हाट इज फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस. टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फेज डिफरेंस एंड व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, आपको सबसे पहले तो 2 या 3 वेव्स कंपेरिजन में स्टडी करना पड़ेगा. दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि वेव्स का बेसिक क्या है, मतलब वेव बनता कैसे है. तो हम लोग एक सर्कल लेंगे. सर्कल का टॉप मोस्ट जो पॉइंट होगा उसको क्रेस्ट बोलेंगे, और जो नीचे होगा डायमेट्रिकली अपोजिट उसको बोलेंगे ट्रफ. अब अगर मैं इस सर्कल को इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता हूँ, इसको मैंने इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर दिया और इसको मैंने नीचे के पार्ट को मूव कर दिया और यहाँ पर रख दिया, तो ये बन गया आपका वेव. तो फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट नाउ, इट इज अ वेव. सो बाय एनालॉजी, वेव basically can be imagined to be made up of circle. और इसमें इसका फायदा क्या है? Why should I be understanding waves from a circle? क्योंकि फिर मुझे पता है कि क्रेस्ट और ट्रफ इसमें एंगल 180 डिग्री है. इसका मतलब ये होता है कि अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मैच हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री. राइट? तो ये पता होना चाहिए आपको. बाय द वे, द आइडिया वाज दिस. अगर मेरे पास 2 या 3 वेव्स है, मान लो एम्पलीट्यूड सेम है. इमेजिन दैट एम्पलीट्यूड ऑफ दीज वेव्स आर सेम. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, if I have 2 waves like this, wave number 1, wave number 2, what is the difference between wave 1 and 2? wave 1 का crest wave 2 के trough के साथ, wave 1 का trough wave 2 के crest के साथ मैच होता है. मतलब wave 1 and wave 2 are out of phase by 180 degree. out of phase by 180 degree, right? अगर मैं और एक वेव लेता हूँ यहाँ पे, तो इस वेव का क्रेस्ट और ट्रफ सेकेंड वेव के साथ मैच होता है. तो व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव 2 एंड 3, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, बिकॉज़ देयर इज नो फेज डिफरेंस. है फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई का है. 2 पाई से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर एक वेव क्रेस्ट पे है, दूसरा वेव एक सर्कल कंप्लीट करके आ गया, तो वो भी क्रेस्ट पे आ गया. तो जब क्रेस्ट ट्रफ दो वेव का मैच होता है, तब आप बोलते हो फेज डिफरेंस 0 है, या फेज डिफरेंस 2 पाई 360 डिग्री है, या फिर फेज डिफरेंस 4 पाई मतलब 720 डिग्री है, या फिर फेज डिफरेंस 6 पाई है. मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन 2 waves when crest and trough matches, you say that the phase difference is either 0 or 2 pi or 4 pi. That is integral multiple of 2 pi, 2n pi. Correct. So what is for sure कि यहाँ पे 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन का फेज डिफरेंस तो नहीं है वेव 2 और वेव 3 में. फिर डिफरेंस क्या है? जैसे वेव 1 और 2 में फेज डिफरेंस था 180 डिग्री का, लेकिन पाथ डिफरेंस नहीं था, क्योंकि दोनों वेव ने इक्वल पाथ मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है. वेव 2 और वेव 3 अगर आप कंपेयर करोगे तो फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन पाथ का डिफरेंस है, क्योंकि वेव 2 ने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया है कंपेयर टू वेव 3. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग इन जनरल फेज डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करते हैं, पाथ डिफरेंस को कैपिटल डेल्टा से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा. इजी है. क्यों इजी है? फेज डिफरेंस डेल्टा हमेशा एंगल लेना चाहिए, रेडियन लेना चाहिए. राइट? तो अगर मैं 2 पाई बाय लैम्डा लिखता हूँ इनटू डेल्टा, डेल्टा मतलब मीटर में, लैम्डा मतलब मीटर में,
तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिर्फ 2 पाई एंगल बचेगा। तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस। ये पता होना चाहिए। अब इतना क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि हमको ऑलरेडी ये जो डायग्राम है आपका, फर्स्ट डायग्राम फिगर ए बोलता हूँ, फिगर ए में पार्टिकल एट मीन पोजीशन एंड पार्टिकल एट बी पोजीशन में पाथ डिफरेंस है x, तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा 2 पाई लैम्डा बाय x, राइट। तो मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल T स्मॉल t माइनस डेल्टा आ गया 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ x। मतलब मुझे मिल गया y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई t माइनस x बाय लैम्डा। ये जो इक्वेशन मिला है हम इसको बोलते हैं दिस इज इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट एनी इंस्टेंट। तो ये जो है, ये जो मीडियम के पार्टिकल्स थे, मतलब ये जो पार्टिकल्स है, ओके, सो y इक्वल टू a साइन ओमेगा a साइन 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा हमको क्या देता है? हमको ये देता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने सिर्फ इतना किया, हमने एक मेन पोजीशन पे पार्टिकल लिया और एक बी पे लिया। मेन पोजीशन जो है पार्टिकल जो है मेन पोजीशन पे, वो मेन मतलब ओरिजिन बोलूंगा तो बेटर रहेगा। इफ यू कंसिडर अ पार्टिकल एट ओरिजिन ओ, if you consider the particle at origin O, it starts its motion from mean position. Hence, the displacement equation is given by y equal to a sin omega t. If you consider another particle at position B, which is at a distance of x from origin, that particle at a given instant is lagging in phase. So displacement equation is y equal to a sin omega t minus delta, where delta is phase difference, but we know delta मतलब phase difference is 2 pi by lambda into path difference, मतलब 2 pi by lambda into x। तो सिर्फ हम लोगों ने ये डेल्टा का सब्स्टिट्यूशन किया है, देन हमको मिला y इक्वल टू a sin 2 pi स्मॉल t by कैपिटल T माइनस x by lambda, और इस इक्वेशन को हमने बोला है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। गुड, तो हमारा यहाँ तक हुआ था लास्ट सेशन में। अब हमको इसके एक स्टेप आगे जाना है, मतलब we already know that, right? Abhi what we know is, we know that y is equal to a sin 2 pi small t by capital T minus x by lambda is the equation for or of a simple harmonic progressive wave, of a simple harmonic progressive wave। बट मैं इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, मैं इस इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाउ? y is equal to a sin 2 pi nt minus x by lambda। क्यों? Because you know frequency is 1 upon time period। तो ये भी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हो गया। ओके, फिर मैं n को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो y is equal to a sin 2 pi n कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे t बचेगा माइनस x अपॉन n लैम्बडा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे n नहीं था, तो मैंने कॉमन निकाला न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर में n लिखना पड़ेगा। फिर इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y is equal to a sin 2 pi n t minus x अपॉन v, इक्वेशन नंबर 4। क्यों? क्योंकि हमको पता है v is equal to n लैम्बडा होता है।
लास्ट सेशन में मैंने लिया था ये बेसिक्स, करेक्ट। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, इक्वेशन 5। Why? Because we know that omega is 2 pi n, right? Okay. यहाँ तक हमको पता है, we know this much at least. There are many different ways of doing such things. और ऐसा भी कर सकते हो from equation 2, from equation number 2 मैं कर सकता हूँ y is equal to a sin of 2 pi। पहले हमने इक्वेशन 3 में n कॉमन निकाला था, अभी मैं लैम्बडा कॉमन निकाल लेता हूँ, राइट। लैम्बडा कॉमन निकाला डिनोमिनेटर में से, राइट। तो यहाँ पे पहले टर्म में हमको न्यूमरेटर में लैम्बडा लिखना पड़ेगा जस्ट टू एडजस्ट, राइट, माइनस एक्स बराबर, सिर्फ लैम्बडा कॉमन निकाला डिनोमिनेटर से, दैट्स इट। तो y इज इक्वल टू a sin 2 pi by lambda, 2 pi by lambda, and lambda is v, so vt minus x, equation number 6। So equation 1, 2, 3, 4, 5, 6, these all are equations of simple harmonic progressive waves। These all are the forms of simple harmonic progressive wave। सिर्फ पहला in terms of time period है, दूसरा in terms of frequency है, तीसरा in terms of n lambda है, चौथा in terms of velocity है, पांचवा in terms of velocity omega है, right? So this is how you can write, and this simple harmonic progressive wave is traveling along positive x direction। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया था, you could have seen the direction of propagation। So the direction of propagation is along positive x, positive axis, okay। तो सिंपल चीजें हैं, बस हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। यू गेट 6 डिफरेंट फॉर्म्स, मे बी मोर। मैं इतना ही लेने वाला हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हाउ यू कैन ब्रिंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर। क्योंकि जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करने बैठते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हो, तो यू शुड नो कि एक ही इक्वेशन को इतने सारे फॉर्म में लिखा जा सकता है, सो दैट जब सॉल्व करोगे तब आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड दिया है तो मुझे कौन सा इक्वेशन यूज करना है, राइट। वेलोसिटी दिया तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है, या तो कम से कम कैसे उसको वेलोसिटी उसमें एडजस्ट करना है। तो हमने कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 से 2 आने के लिए हमने सिर्फ n इक्वल टू 1/3 किया है, 2 से 3 लाने के लिए हमने n कॉमन निकाला है, उसके बाद n लैम्बडा की जगह v डाला है, उसके बाद हमने ओमेगा को 2 by n लिखा है, एंड दैट्स इट। सो वी हैव डन जस्ट सिंपल थिंग्स। सो इक्वेशंस 1 to 6 are different forms of equation of simple harmonic progressive wave, equation of simple harmonic progressive wave। और ये जो वेव है, इट इज ट्रेवलिंग along positive direction, traveling along positive x direction। सिमिलरली अगर आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है जो नेगेटिव x में ट्रैवल कर रहा है, सिमिलरली इफ द वेव इज ट्रैवलिंग along negative x-axis, then we can just change the sign between ये सब जो नेगेटिव है बीच में वो पॉजिटिव लिखना है। Then y is equal to a sin 2 pi small t by capital T plus x by lambda। सिर्फ आपने नेगेटिव की जगह पॉजिटिव डाल दिया। मैं एक ही इक्वेशन लिख रहा हूँ, अदर इक्वेशन यू कैन राइट डाउन।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब हमने जो कुछ समझा है अबाउट सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, we'll write down those points in the form of properties of progressive wave. So whatever we have understood, we are just writing it in terms of properties, point by point. सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये जो वेव था, इफ यू लुक एट डायग्राम अगेन, ये जो वेव था ए फिगर, इसमें जो मीडियम है मतलब स्ट्रिंग, उसका हर एक पार्टिकल जो होगा इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन, है ना। तो मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर लूंगा सही तो बाद में, अभी कर लेते हैं बेटर, सो दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस। और अगर आपको समझना है तो ये है कि दिस वेव, ईच पार्टिकल ऑन दिस स्ट्रिंग, हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ऑल दिस पार्टिकल्स आर नॉट इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। जैसे ओरिजिन ओ का पार्टिकल मीन पे था, तब उसी टाइम पे बी पे जो पार्टिकल है वो समवेयर हियर था, मतलब दे आर performing vibrations, oscillation, simple harmonic motion, but they are not in the same state of motion, right? So we can put this point by point. Each particle in the medium, performs simple harmonic motion. I'll just write down SHM about their mean position. तो हर एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट में। ये जितने भी पार्टिकल है सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा, सबका टाइम पीरियड सेम होगा, सबका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सबका एम्पलीट्यूड सेम है तो व्हाई डू आई सी अ पार्टिकल सी एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड अनदर पार्टिकल डी विच इज नॉट एट द सेम एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड सेम है, सिर्फ ये जब हम लोग, अच्छे सुन लेना, ये हम लोग जब एक वेव ड्रॉ करते हैं, वो वेव हम लोग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बता रहे हैं। ओके, सो इस इंस्टेंट पे सी पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है और एक पार्टिकल होगा समवेयर हियर, लेट अस से डी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे नहीं है, बट एट अनदर टाइम किसी और टाइम पे डी जो होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा, तो सी नहीं होगा, राइट। तो बेसिकली हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है, पीरियड सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है। सो ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, of the medium have the same amplitude, period and frequency. So amplitude same, frequency same, period same. तीसरा, जैसे मैंने बताया, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग है, राइट। हर एक पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज इन सम डिफरेंट फेज, राइट। तो पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, बट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग है। कोई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, तो कोई मीन पोजीशन पे है, तो कोई हाफ एम्पलीट्यूड पे है, so on so forth. The phase, that is state of vibration, of a particle changes
from particle to particle, from one particle to another. Okay. Fourth property, no particle remains at rest permanently, right? तो कोई भी पार्टिकल अगर है तो वो रेस्ट पे परमानेंट नहीं होता। रेस्ट पे कब आता है आपको पता है? जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, आपको पता है जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल जाएगा तो वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा, अदरवाइज इट इज इन मोशन। तो नो पार्टिकल रिमेन्स, नो पार्टिकल रिमेन्स permanently at rest, no particle remains permanently at rest. So each particle comes to rest momentarily, right? और वो कब होता है? When the particle is at extreme position, while at the extreme positions of vibration. Of vibration. बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टीज है, कुछ नहीं है, जो समझा है वो लिखना है, राइट? फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमें क्या पता है? पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कब होता है? जब वो मेन पोजीशन से पास होगा, सिंपल। सो द पार्टिकल्स attain maximum velocity when they pass through their main position next point, next property, वेव बेसिकली क्या करता है? कोई भी टाइप का वेव हो, it transfers energy from one point to another along the wave, but there is no transfer of matter. Waves basically carry energy and not matter. So during the propagation of wave, during the propagation of wave, energy is transferred along the wave and there is no transfer of matter. Right? Then जब भी, okay, let me put it in this way. The wave propagates through the medium with a certain velocity, right? अब ऐसा है कि अगर मैंने दो अलग अलग टाइप के मीडियम लिए, एक मैंने ले लिया ये स्ट्रिंग रस्सी, दूसरा मैंने ले लिया वाटर, डेफिनेटली रस्सी में द वेव इज ट्रांसवर्स मतलब वाइब्रेशन आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैं बताऊंगा। तो वाइब्रेशन यहाँ पे वाई एक्सिस में है, लेकिन प्रोपोगेशन जो है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टू डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, राइट? और अगर मैं वाटर में लेता हूँ, किसी लिक्विड में लेता हूँ प्रोपोगेशन, तो वो लॉन्गिट्यूड में होता है, वो नेक्स्ट पॉइंट्स में आ जाएगा। बट द आइडिया इज किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम में जो वेव वेलोसिटी होता है, मतलब एन लैम्बडा वेव वेलोसिटी जो होता है, वो डिपेंड करता है मीडियम के प्रॉपर्टी पे। तो मैंने अगर एक इलास्टिक रस्सी लिया और एक मैंने मेटल का स्ट्रिंग लिया, तो दोनों में वेव प्रोपोगेट होगा, यस, लेकिन दोनों मैकेनिज्म वेव्स है, यस, बट द
velocity of propagation in both cases will depend on the properties of the medium. So the wave propagates through the medium with a certain velocity. With a certain velocity. And as I told you, this velocity depends on upon the properties of medium. This velocity depends upon the properties of the medium. Right? And last के दो points. ये जो progressive wave है, they are of two types. एक transverse, एक longitudinal. What are transverse waves? What are longitudinal waves? I'll explain you in a while. So progressive waves are of two types. Also two types, transverse and longitudinal. Transverse and longitudinal. Longitudinal मतलब along the length होता है, transverse मतलब perpendicular to the length होता है. Okay, so हम लोग यहाँ पे लिखेंगे next point, but let me explain. ये जो हमने typical case लिया था, इस केस में जब हमने स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया तो पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट होंगे along y axis. So for example, the particle at point C, let us say, ये vibrate होगा along y axis. So it will start from mean position, go to point C, come back to some point D and go back to mean position. Correct? So vibration का direction है along y axis, but wave आगे बढ़ रहा है, progress हो रहा है along a direction which is perpendicular to y. Okay? तो यहाँ पे ऐसा है कि direction of propagation is perpendicular to direction of vibration. इसको बोलते हैं transverse. Whereas अगर आप साउंड वेव की बात करते हो तो उसके लिए हम लोग एक ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल लेते हैं. इनिशियली क्या था? इनिशियली ये था कि जब ट्यूनिंग फोर्क रेस्ट पे है तो ये जो मैं सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, these are particles of the medium. मान सकते हो कि ये एयर है, बोल सकते हो, राइट? This particles of the medium are at rest. वो रेस्ट पे है. रेस्ट पे मतलब किसी भी दो पार्टिकल में डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है. अब अगर मैं ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाता हूँ, मतलब क्या होगा? ये था ट्यूनिंग फोर्क का ओरिजिनल पोजीशन, डॉटेड लाइन. जब वाइब्रेट किया तो ट्यूनिंग फोर्क का एक जो आर्म है ये बाहर की तरफ पुश होगा. जब बाहर की तरफ पुश होगा तो वो एयर को कंप्रेस कर देगा. कंप्रेस कर देगा मतलब particles will be brought closer to each other, right? Correct? Okay. Then जब वो ट्यूनिंग फोर्क का आर्म अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क का आर्म जो है वो तो इट इज वाइब्रेटिंग, तो बाहर जाएगा फिर अंदर भी तो आएगा. तो जब अंदर आएगा तो डेंसिटी एयर का कम हो जाएगा बेसिकली, राइट? मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विल बी मोर नाउ. तो ऐसा चलता रहेगा जब ट्यूनिंग फोर्क का आर्म, राइट, व्हेन इट गोज आउट
तो एयर कंप्रेस हुआ व्हेन इट गोस इनसाइड, तो एयर बेसिकली उसका व्हाट यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज मोर नाउ। तो ऐसा चलता रहेगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखोगे ओवरऑल क्या हो रहा है, तो ओवरऑल ऐसा हो रहा है, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ओवरऑल ऐसा हो रहा है बेसिकली कि देयर आर सम places where there is more density and there are some places where there is less density, like this black circles। यहाँ पे डेंसिटी कम है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है एयर का, तो ऐसा ये वेव प्रोपोगेट होगा बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एयर के वाइब्रेशन का डायरेक्शन भी ये, सो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी ये। तो ऐसे वेव्स को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बाय द वे, जहाँ पे पार्टिकल्स पास में है उसको बोलते हैं कंप्रेशंस, और जहाँ पे पार्टिकल्स दूर है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शंस। तो जैसे ट्रांसवर्स वेव में आप बोलते हो, और ट्रांसवर्स वेव इज मेड अप ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ। लॉन्गिट्यूडिनल वेव आप बोलते हो इट इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ओके, तो सिर्फ इतना है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन आर सेम, और ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इतना ही डिफरेंस है। सो दैट वाज आवर नेक्स्ट पॉइंट। सो इन अ ट्रांसवर्स वेव, in a transverse wave, vibrations of the particle of medium are perpendicular to the direction of propagation. So vibrations of the particles of medium are perpendicular to the direction of propagation. Right? And in longitudinal wave, in a longitudinal wave, vibrations of medium are parallel to the direction of propagation, to the direction of propagation. Right? अब लास्ट पॉइंट ये पता होना चाहिए कि क्या ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव हर एक मीडियम से प्रोपोगेट हो सकते हैं क्या, मतलब सॉलिड में से दोनों प्रोपोगेट हो सकते हैं क्या, लिक्विड में से दोनों प्रोपोगेट हो सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। सो लेट्स सी, बोथ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल, transverse as well as longitudinal mechanical waves can propagate through solids, बट अगर कोई लिक्विड होगा तो लिक्विड में यू कैन हैव ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव,
you cannot have transverse wave propagating through a liquid. Okay, through fluid मतलब air होगा या फिर liquid होगा, तो through fluids. So but only longitudinal waves can propagate through fluids. Only longitudinal waves can propagate through fluids. तो एक important point है, मतलब liquids और gases में you can only have longitudinal wave जो हम आगे यूज करने वाले हैं, राइट. तो these are some properties that you must know. इजी है जो हमको समझाएंगे, जो जो समझा हमने लिखा. पहला तो हमको ये पता है कि जब एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेट होगा तो मीडियम का हर एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन, राइट. हर एक पार्टिकल का पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है. फिर इसका मतलब अलग क्या है, तो फेज. ऑल दिस पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, राइट. सो फेज इज डिफरेंट. कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे नहीं आता. रेस्ट पे कब आता है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता, तब आता है. मैक्सिमम वेलोसिटी कब होता है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हमको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी कब होता है, मीन पोजीशन पे होता है. तो हर एक पार्टिकल का पार्टिकल अटेन्स the particles attain maximum velocity when they pass to their mean position. बेसिकली वेव क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसफर करता है, बट नॉट मैटर. तो 6 पॉइंट मतलब वही है, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर. देन अगर मैंने दो अलग अलग टाइप के मीडियम लिए तो इन दोनों में वेलोसिटी डिफरेंट होगा. सो द वेव प्रोपगेट्स थ्रू द मीडियम विद अ सर्टेन वेलोसिटी. Velocity depends upon the properties of the medium. And progressive wave can be classified into two types. They are actually of two types: transverse and longitudinal. Transverse wave में vibrations of the particle are in perpendicular direction to that of propagation of wave. Longitudinal wave में vibrations of the medium are parallel to the direction of propagation. दोनों transverse as well as लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स ये सॉलिड से प्रोपोगेट हो सकते हैं, बट फ्लूइड में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही प्रोपोगेट होगा, राइट. गुड इनफ, वेरी इजी टॉपिक.